हाँ जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा पुराने चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन से भी कनेक्टिविटी चाहिए। देखो चैप्टर नंबर 5 जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन फंक्शन, तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि अब आपके चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। हमने वहां पर सारा प्रोडक्शन का प्रोसेस समझा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, 3 फेजेस थे हमारे। आयरिश कौन कौन से 3 फेजेस थे बेटा? हैं घर जाके मतलब पढ़ते भी नहीं हो ना। फर्स्ट फेज में टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। एमपी भी इंक्रीज हो रहा था। सेकंड फेज में टीपी इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और एमपी हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। संचित, उसको तो आता है, मुझे पता है, ठीक है। नहीं, पार्थ को, उसको फिर भी इतना तो आता है जितना मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कॉस्ट, कॉस्ट ऑब्वियसली आपका जो भी माल आप प्रोड्यूस कर रहे हो जिसको आपने बेचना है उसको प्रोडक्शन करने की कॉस्ट। तो कॉस्ट में भी दो तरह की, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करना, दो तरह की कॉस्ट है बच्चों हमारी। एक कॉस्ट होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो आप लोगों के डैड ने भी जब काम धंधा स्टार्ट किया था तो कुछ थोड़े बहुत तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने अपने खुद के लगा लिए होंगे। लाइक उन्होंने पैसा अपना खुद का लगा लिया, या हो सकता है उन्होंने अपनी बिल्डिंग खुद की लगा ली हो, और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने बाहर से ले ली हो। मेजरली मैंने आपको बार बार 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं। बताओ कौन कौन से 4 बताएं? ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स तो उन्होंने इनिशियली अपने ही लगाए होंगे, क्योंकि इनिशियली कोई बंदा मैनेजर्स हायर करके नहीं बैठता, सोचता है कि काम धंधा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब पापा ने क्या किया, बिल्डिंग ले ली, मतलब उन्होंने लैंड भी बाहर से ले ली, अपने खुद के एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स लगा लिए। फॉर एग्जाम्पल उनके काम धंधे में 50 लाख रुपए लगने थे, तो उन्होंने 30 लाख अपने लगा लिए और 20 लाख बाहर से बोरो कर लिया। अब जो भी बाहर से बोरोड फंड्स हैं, बाहर वाला बंदा तो नहीं छोड़ेगा ना, बाहर वाला बंदा तो पैसे लेकर ही रहेगा, मतलब इंटरेस्ट पे करना ही करना है। और खुद का जो उनका लगाया हुआ पैसा था, क्या वो उसके ऊपर भी अपने को इंटरेस्ट देंगे? देंगे नहीं देंगे तो एक वो रियल लाइफ की बात डिफरेंट है, बट अदरवाइज वो उस इंटरेस्ट को काउंट जरूर करेंगे, अपनी कॉस्ट का पार्ट अपने खुद के इन्वेस्टेड पैसे को भी लगाएंगे, ठीक है अंश। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करते हैं, वो भी तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अदरवाइज ओनर को दिया थोड़ी ना जाता है, वो क्या बोलता है मेरी कैपिटल में ही डाल दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओनर को जो देते हैं उसकी कैपिटल में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री संचित बताएगा मुझे। संचित, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, वेरी गुड, ठीक है। ओनर क्या बोलता है, मेरी कैपिटल में उसको डाल दो। सो कॉस्ट के रिगार्डिंग जो ये आप इस नाम से ही समझ सकते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है एक्स, एक्स सोच लो कि एग्जिट हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर से लिए, बाहर से परचेज करें, उसके ऊपर आपको जितना कॉस्ट पे करना है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, जो उन्होंने अपने खुद के फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला 50 लाख में उन्होंने कुछ पैसा अपना खुद का डाला, 30 लाख रुपए, हो सकता है खुद की बिल्डिंग लगा दी हो सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ज्यादा लेबर भी हायर ना करी हो, लेबर का पार्ट भी खुद करने पर आ गए होंगे, ठीक है। तो सारा जितने भी फैक्टर्स उन्होंने खुद के लगाए उस बिजनेस में, वो उसकी जो कॉस्ट है वो काउंट तो करेंगे ना अपनी कॉस्ट में, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, इनपुट्स ऑब्वियसली आपके फैक्टर ऑफ इनपुट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और पेमेंट आउट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, रेंट पेड फॉर हायर्ड प्रीमाइसेस, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब तो बाहर ही पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। आपने प्रीमाइसेस अगर हायर कर लिया, बिल्डिंग हायर कर ली, रेंट पर ले ली, तो उसके ऊपर रेंट तो देना ही पड़ेगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि देखो एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर परफेक्ट तो तभी पता चलता है ना जब हम पे करते हैं। अब उन्होंने अपनी बिल्डिंग लगा रखी है अपने खुद के काम में, ऑल्दो नियर बाय एरियाज में उनको पता है कि अगर इतने ही एरिया की मैं बिल्डिंग परचेज कर रेंट पर लेता तो मुझे कितना किराया देना पड़ता, तो बट एग्जैक्ट जेन्युइनली कितना पड़ता है वो नहीं पता, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, कि एक एस्टिमेशन ले लेते हैं कि इस टाइप की मार्केट में किराया इतना चल रहा है, इस टाइप की लेबर इतना पैसा लेती है, और अगर मैं यही अमाउंट बाहर से बोरो कर लेता तो बैंक वालों को मुझे इतना पैसा देना पड़ता, ठीक है बच्चों। सो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स, इंक्लूडिंग उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स भी, क्योंकि देखो उस बेचारे ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स भी लगाए हैं। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज का भी थोड़ा ध्यान होगा। फर्स्ट क्या होता है, सर्वाइवर, कि आपको सर्वाइव करना है। सर्वाइवल में तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट काउंट भी नहीं करता इंसान,
क्या सोचता है कि नहीं यार अभी मेरे को काम धंधा ना एस्टेब्लिश करना है, मेरे को टिकना है मार्केट में, सो दैट मैं आगे उस चीज को, अपने काम धंधे को बढ़ा सकूं। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो, हाँ ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स किसी बिजनेस के हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, देन ग्रोथ। क्योंकि आप पहले इनिशियली सर्वाइव करोगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट की स्टेज आएगी, ऑब्वियसली अपने काम धंधे को हम एक्सपैंड करेंगे, तो वो ग्रोथ का पार्ट हो गया, ठीक है। सो उसका नॉर्मल प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, सैलरी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। Such costs are the cost of self-supplied factors. So cost in economics, actually दोनों cost matter करेंगे ना। तो economics में cost includes actual expenditure मतलब explicit cost and imputed value of input supplied by the factor मतलब implicit cost। मतलब आपकी total cost में obviously आपकी explicit cost plus implicit दोनों आ जाएंगे, ओके ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस। ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, कि आपने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर से लिए उस पर कितनी पेमेंट करी। कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, मनी पेमेंट की अगर बात करें तो एक्सप्लिसिट में तो एक्चुअल मनी पेमेंट हो रही है ना, यहाँ पर तो बस हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, अपने अपने खुद को पता नहीं वो दे ना दे, पर उसने उस कॉस्ट को इंक्लूड जरूर कर लिया, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल दे रहे हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, ये सब। संचित ध्यान से बेटा, अब जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन किया था, याद है आप लोगों को, आउटपुट ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 अप टू इनपुट n। तो कॉस्ट भी तो ऑब्वियसली यही है कि कॉस्ट इज द कॉस्ट किस में आती है, जो भी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, वो क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपने उसके ऊपर खर्चा करा, आपने कुछ कॉस्ट इनकर किया, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, मतलब कॉस्ट हो गया आपका इनपुट और आउटपुट ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन। तो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है, it is known as cost function. Cost function refers to the functional relationship between cost and output. It is expressed as cost is the function of जो भी क्वांटिटी आपने, फंक्शन रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी, जो कुछ भी बनाया, चेयर्स बनाई, शूज बनाया, कपड़ा बनाया, कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोगों ने पहले भी करी थी, वहां पर भी यही बात थी, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपने कोई एक ऑप्शन ऑप्ट करा तो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, सेम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ये पीपी कर्व में था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल है, यहाँ भी वही एक तरह का एग्जांपल है कि सपोज अब क्योंकि सारा टाइम मैंने बोला ना, यहाँ पर प्रोड्यूसर 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 की बातें चलेंगी। सो सपोज अ फार्मर कैन प्रोड्यूस ईदर 50 क्विंटल्स ऑफ राइस और 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट ऑन हिज लैंड। एक ही काम कर सकता है वो, या राइस उगा ले या व्हीट उगा ले, विद द गिवन रिसोर्सेज। इफ ही चूजेस टू प्रोड्यूस राइस, ठीक है, उसने सोचा चलो राइस बना लेता हूँ मैं, देन ही विल हैव टू फॉरगो द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। तो डेफिनेटली राइस को प्रोड्यूस करने की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चों, कि उसने व्हीट को सैक्रिफाइस किया, ओके। इसके बाद आते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। ये चीजें शॉर्ट रन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट रन में ही अपने फैक्टर्स को फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम विद कॉस्ट, जो भी हमने शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स के ऊपर खर्चा किया वो हो जाएगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल फैक्टर हमने एम्प्लॉय करें, मेरे उस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ग्रामीण सेवा के एग्जांपल में ऑब्वियसली ग्रामीण सेवा वाज फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से थे मेरे, ड्राइवर मेरा, सीटों की एडजस्टमेंट, कैरियर लगवाना, कंडक्टर लगवाना, सब। कम करूं कि ज्यादा, घूर मत, उसको आग लग जाएगी है। ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। सो द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब देखो टोटल कॉस्ट के रिगार्डिंग, एक कॉस्ट होती है बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। याद है आप लोगों को मैंने बोला था कि चाहे काम धंधा बंद भी हो जाए, अब अगर बाय चांस उस रूट पर हमें सवारियां नहीं मिली, तो क्या मैं ग्रामीण सेवा सेम प्राइस पर शोरूम में वापस कर सकती हूँ जितने की मैंने खरीदी थी, वो फिक्स्ड एसेट पर तो मेरा लग गया ना। फिक्स्ड कॉस्ट तो मतलब आएगी आएगी, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, फिक्स्ड कॉस्ट जरूर आएगी, ठीक है। So fixed cost refers to those costs which do not vary directly with the level of output.
वेरी मीन्स ऑब्वियसली वेरिएशन नहीं होता उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ प्रेमाइसेस, आप लोग तो कोविड टाइम अच्छे से देखा आप लोगों ने, क्या लॉकडाउन में हमारे लैंडलॉर्ड्स ने रेंट को माफ कर दिया? देना पड़ा ना, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बाहर से लोन लिया था बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पर तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कई बार दे चुकी हूँ। अगर लोगों के घरों में 3-3 मेड्स लगी हुई थी तो एक को रख लिया गया, बाकी 2 को राम राम कर दी गई। अगर 3-3 ड्राइवर थे तो एक को रख लिया गया, जो कि आपको लगता है कि नहीं परमानेंट स्टाफ है, इसको तो हमें रखना ही रखना है, ठीक है। तो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस आपने करा रखी है, आपको उसका प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो, 1 हो, चाहे 1000 हो, ठीक है। Fixed cost, obviously it is incurred on fixed factors like machinery, land and building, which cannot be changed in the short run. फिक्स्ड फैक्टर्स मैं नहीं बढ़ा रही थी ना, मैंने ग्रामीण सेवा नहीं डाला ना लॉन्ग टाइम तक, जब तक मैं मेरे को पूरी तसल्ली नहीं हो गई कि जेन्युइनली इस रूट पर मेरे को पैसेंजर्स मिल जाएंगे। The payment made to these factors remain fixed irrespective of the level of output. Fixed cost remains the same whether output is large, मैंने आपको बोला चाहे 1000 आउटपुट बना लो, चाहे आप 10 बना लो, चाहे आप 0 आउटपुट बनाओ, आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग आप डेटा देख सकते हो यहाँ पर। आउटपुट चाहे 0 है तब भी वो 12 की कॉस्ट आई, 1 है तब भी 12 की आई, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्सो। आपका वो खर्चा उतना खर्चा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसके कर्व के रिगार्डिंग देख लो ध्यान से कि आउटपुट है मेरा, अगर मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाना है तो 12 पर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट? फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों बन रहा है, कोई डाउट है? नहीं, चलो आ जाते हैं हम लोग आगे। TFC is a horizontal straight line parallel to x-axis because TFC remains same at all levels of output even if output is 0. इसके बाद total variable cost TVC हमारा variable cost refer to those costs which vary directly. Vary directly का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है इसका आउटपुट के साथ। अगर आउटपुट आपका 1 है तो जितनी भी कॉस्ट आ रही है ऑब्वियसली 4 में बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन नहीं है, इसलिए वेरी डायरेक्टली टर्म यूज किया गया। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी करती है डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, with changes with the change in the level of output. Obviously आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल डालना है, कम प्रोड्यूस करोगे तो कम रॉ मटेरियल डालना है। It means variable cost rises with increase in output and fall with the decrease in output. Such costs are incurred till there is production and become zero at zero level of output. Generally zero पर तो zero ही होगी ना, बंद मशीनों में थोड़ा ना रॉ मटेरियल डाल दूंगा मैं। ग्रामीण सेवा जब चल ही नहीं रही तो फिर मैं उसके अंदर फ्यूल क्यों भरवा रही हूँ? कोई पेट्रोल डीजल नहीं भरवाऊंगी मैं, क्योंकि अब पैसेंजर बैठ ही नहीं रहे, जीरो आउटपुट है, जीरो प्रोडक्शन है, जीरो पैसेंजर मिल रहा है, तो फिर मैं उस चीज में क्यों पेट्रोल फ्यूल वेस्ट करूं, ठीक है। ओके, तो अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, ये वर्ड्स भी ध्यान रखना है। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल ठीक है, वो फिर अनअवॉइडेबल हो गई ना फिक्स्ड वाली, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना एक ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, आपने 1 प्रोडक्शन किया तो आपकी कॉस्ट वेरिएबल वाली 6 आई। जब दूसरा आउटपुट आपने प्रोड्यूस करा तो एक में अगर 6 आ रही थी तो 2 में 12 नहीं होना चाहिए था, पर इन्होंने 10 बोला। फिर तीसरी में 18 होना चाहिए था, पर इन्होंने 15 बोला। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है बच्चों। आप लोगों ने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में आपकी फर्स्ट, ध्यान है मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ, ध्यान से सुनना। जब आपने फर्स्ट लेबर लगाई थी, 1 एकड़ ऑफ लैंड हमारा फिक्स था, जब आपने लेबर का फर्स्ट लेबर लगाई थी तो आपको एमपी कितना मिल रहा था? 10। जब आपने सेकंड लेबर लगाई थी याद है कितना मिल रहा था? 20, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपका जो टीपी है वो इंक्रीज होता है। टीपी अगर आप देखो टोटल प्रोडक्ट 10 और 30। अब मुझे बात बताओ एक, मेरे को फर्स्ट फेज में, स्पेशली फर्स्ट फेज में जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट मुझे पहले वाले से बेटर मिल रहा है, ठीक है। पहली लेबर के कंपैरेटिवली सेकंड लेबर मेरे को बहुत बढ़िया आउटपुट दे रही है, पर दोनों की सैलरी मुझे सेम पे करनी है। ये तो फिर सेकंड लेबर का भला हो जो कि सेकंड लेबर मेरे को बहुत अच्छा आउटपुट दे रही है। तो आप अगर नोटिस करो
मैंने पहली लेबर को भी 20,000 दिए, दूसरी लेबर को भी 20,000 दिए, पर दूसरी लेबर ने मुझे 20,000 में 20 आर्टिकल बना के दे दिए बच्चों, तो मेरी कॉस्ट तो कम हुई ना। पहली वाली लेबर मुझे, उसको भी मुझे 10,000 पे करने हैं, दूसरी लेबर को भी मुझे 10,000 पे करने हैं, पर पहली लेबर मेरे को सिर्फ 10 आर्टिकल दे रही थी, दूसरी लेबर मेरे को 20 आर्टिकल दे रही। ठीक है, तो मेरी ऑन एन एवरेज कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी? इसलिए आप देखो अगर ध्यान से यहाँ पर कि पहला आउटपुट दूसरा आउटपुट, तो मेरी कॉस्ट ना यहाँ पर जैसे हमने टीपी में करा था ना कि टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, कॉस्ट के साथ उल्टी कहानी है। कॉस्ट में क्या कहानी है, अभी ये ध्यान से सुनना। आपका ये टीवीसी कर्व ना वैसे भी इनवर्सली एस शेप्ड क्यों जाता है? क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है इनिशियली इंक्रीज होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट से। आप देखो ना 6 था, अब नेक्स्ट में भी 6 आना चाहिए था, पर कॉस्ट 4 आया। ठीक है, आगे अब 5 आया, अब आगे आगे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी वो 5वीं लेबर आती जा रही है। फेज 2 जब आएगा तो फेज 2 अगर आपको याद हो 3 4 5, 5वीं लेबर का आउटपुट तो 0 था। ठीक है, याद है? यहाँ पर आपका 15 7 0, इसके बाद छठी लेबर ये माइनस में हालात ले गए थे हमारे, तो क्या इस छठी लेबर को मैंने पेमेंट नहीं करी? पेमेंट तो इसने भी ली मेरे से, इस 5वीं ने भी ली है। तो मेरी कॉस्ट आगे आगे आप अगर देखो तो 4 5 9, अब तो 11 हो गई जी। ठीक है, मेरी कॉस्ट विद द इंक्रीज इन आउटपुट रादर बढ़ती जा रही है। इनिशियली वो कम रेट से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो पहली दूसरी लेबर ने मुझे बड़े सुख में रखा हुआ था, बड़ा मजा आ रहा था कि भैया वो मेरे को, उनको भी मुझे 10,000 देने हैं, छठी लेबर को भी मुझे 10,000 देने हैं। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इनिशियली इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मुझे दूसरी लेबर ने बहुत प्यारा काम दे दिया। दूसरी लेबर ने मुझे, तू दूसरी नहीं है, दूसरी लेबर ने मुझे 20 का आउटपुट दे दिया, और पेमेंट मुझे उसको पहली वाली ही लेबर की जितनी करनी पड़ी। तो मेरी कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है वो इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, बाद में वो बढ़ती हुई दर से इंक्रीजिंग रेट से बड़ी और इंक्रीज हो रही है। और ये भी बात है कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर मेरा टीवीसी 0 है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, क्योंकि मैं बंद मशीनों में नहीं डालूंगी रॉ मटेरियल, बंद ग्रामीण सेवा में फ्यूल नहीं डालेगा। अभी इनवर्सली एस शेप क्यों है, ये इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। और ऐसे बिहेवियर के पीछे रीजन कि इनिशियली हमारी कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, फिर हमारी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, उसके पीछे रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जितने भी अभी आगे जाकर आपके ना कॉस्ट कर्व यू शेप्ड भी आएंगे बच्चों, एमसी कर्व एवीसी ये सब भी आएंगे। तो यू शेप्ड होने के पीछे और ये इनवर्सली एस शेप के पीछे रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके, क्यों ऐसी उसकी शेप आ रही है? क्योंकि वो इनिशियली इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजिंग रेट ऐसे करके। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। उससे फिक्स्ड कॉस्ट उठ के, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, उठ के टाइम पीरियड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, फिक्स्ड कॉस्ट तो आप चेंज ही नहीं कर सकते ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी आएगी, आप उसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट है 0, जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता तो हमारा टीवीसी 0 होता है, पर आपका जो टीएफसी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे प्रोडक्शन बंद भी हो जाए तब भी आपका टीएफसी तो आएगा ही आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर इनकर होती है ये वेरिएबल कॉस्ट? ऑब्वियसली वेरिएबल फैक्टर्स पर लाइक लेबर रॉ मटेरियल पर होती है। फिक्स्ड कॉस्ट लैंड बिल्डिंग प्रेमाइसेस कोई व्हीकल इन सब के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद शेप की बात अगर हम करें तो टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप्ड, टीएफसी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स आगे वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट, ब्ला ब्ला। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक बार इसके डेटा पर ही आती हूँ मैं यहाँ पर पहले, फिर आपको टोटल कॉस्ट बताती हूँ। हमने हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें कुछ फिक्स फैक्टर्स लग रहे हैं, उसकी फिक्स कॉस्ट आएगी। तो टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू हमारा टीसी।
टोटल कॉस्ट में तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड होंगी ना बच्चों, ठीक है। जीरो आउटपुट था तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आप देखो ना थ्रू आउट 12 वेरिएबल कॉस्ट का डेटा बस आपने याद करना है, पूरे चैप्टर की सारी टेबल्स के रिगार्डिंग बस वेरिएबल कॉस्ट का डेटा याद कर लेना, आगे सब कुछ निकल जाएगा आपका फॉर्मूला से, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी हमारा 0 था, फिर पहली यूनिट बनाई तो 6 आया, 12 हो जाना चाहिए था ये, पर ये 12 नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो टीवीसी है वो इनिशियली इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब देखो ध्यान से, टीसी के लिए टीएफसी प्लस टीवीसी, तो 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10, ऐसे करके आपका टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब टोटल कॉस्ट क्या बोल रहे हैं? टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द, इन टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मर्ज करके, दोनों को ऐड करके, फाइन। अब देखो, अब तीनों कर्व को एक साथ बना दिया, आपको याद होगा टीएफसी कर्व, हमने यहाँ पर टीएफसी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया था। टीएफसी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ना, 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का 0 हो जाना, पर फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी 0 नहीं हो सकती, चाहे 0 आउटपुट है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। टीवीसी पर आते हैं, टीवीसी के रिगार्डिंग, टीवीसी आपका यहाँ पर इनवर्सली एस शेप है, टीवीसी तो 0 पर स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों, क्योंकि जब हमारा 0 आउटपुट है तो टीवीसी हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 आउटपुट में हमारा टीवीसी 0, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को मैं नहीं डालूंगी, रॉ मटेरियल वगैरह नहीं डालूंगी, बार बार वही बात बोल रही हूँ मैं, तुम भी सुन सुन के पक जाओगे। अब आ जाते हैं हम इनके कर्व पर, ध्यान से सुनना। ये देखो, तुमने टीवीसी कर्व 0 से स्टार्ट होता दिखा, ठीक है। टीएफसी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीसी, टीसी आपका टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर आओ, क्या टोटल कॉस्ट 0 पर 0 है? नहीं ना, टोटल कॉस्ट में इस टीएफसी का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही रहेगा ना, इसलिए आपका टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से सुनना अंश, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी 12 से स्टार्ट हो रही है, टोटल कॉस्ट भी 12 से स्टार्ट हो रही है, टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट नहीं हो रही बच्चों, पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है, फाइन, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये हमारा 12 से स्टार्ट हुआ, ये 0 से स्टार्ट हुआ। अब इनका जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें मजा आ जाएगा समझ के। देखो रिलेशनशिप तीनों कर्व्स का, पहला टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, पहले तो शेप पर ये लोग कमेंट कर रहे हैं, तो टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, सभी लेवल्स ऑफ आउटपुट पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि टीएफसी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, टीसी एंड टीवीसी दोनों इनवर्सली एस शेप्ड है, टीसी कर्व ध्यान से सुनना, टीसी कर्व भी इनवर्सली एस शेप्ड है, टीवीसी कर्व भी इनवर्सली एस शेप्ड है, और इन दोनों के बीच का गैप, अभी उस पर भी आती हूँ, ये दोनों इनवर्सली एस शेप्ड क्यों है, ध्यान से सुनना। टीवीसी का मैंने आपको बोला था यहाँ पर 6, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 11, तो सेम ही गैप आपका टीसी का भी होगा ना बच्चों। टोटल कॉस्ट भी अगर आप देखो तो 12 से 18 6, 18 से 22 4, 5, 9, 11, तो दोनों का इनवर्सली एस शेप होने के पीछे रीजन भी अगेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट भी एक तरह से इनिशियली इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से। 6 थी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट, 2 यूनिट को बनाने की कॉस्ट 4 हो गई रादर, क्यों? क्योंकि फिर से वो दूसरी लेबर ने मुझे बहुत सुख में रखा, बहुत अच्छा मैटर बना दिया उसने, सस्ता बढ़िया जुगाड़ टिकाऊ, ठीक है। तो आप अगर गैप देखो, किसका गैप? टीएफसी का और टीसी का गैप, इसका भी 6 4 5 9 11, इसका भी 6 4, क्यों ऐसा क्यों? डेटा तो डिफरेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो टीएफसी का कंट्रीब्यूशन है वो तो कॉमन है ना, तो बेसिक डिफरेंस इज ड्यू टू बेसिकली टीवीसी ओनली, सो जितना टीवीसी का गैप है उतना ही टीसी का गैप होगा,
बेटा क्योंकि आप चाहे 0 प्रोडक्शन करो, चाहे आप 6 करो, चाहे 600 करो, चाहे 1000 करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी आएगी ही आएगी ना। आप फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, आई बात समझ? तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों इनवर्सली एस शेप का गैप ऑलवेज सेम रहेगा? ये रेलवे ट्रैक की तरह, रेलवे ट्रैक की तरह ये बिल्कुल ऐसे 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 इक्वल जाएंगे, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इत्तू सा भी पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कौन से दो कर्व हैं? ये कर्व है हमारा टीसी और टीएफसी कर्व है, नहीं सॉरी, टीसी और टीवीसी कर्व है हमारा। आयरिश क्या बोल रहा था, डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि आप देखो इन दोनों का डिफरेंस, हमने ये दोनों अंश समझा बेटा, मतलब तेरा ये टोटल कॉस्ट कर्व इनवर्सली एस शेप, तेरा ये टीवीसी इनवर्स, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कहीं भी नाप लोगे सेम गैप से इनके दोनों के बीच में गैप होगा। क्यों? क्योंकि टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी एंड टीएफसी तो रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल। इन दोनों का गैप जो है वो 12 है और वो थ्रू आउट ही 12 है, इसलिए ये दोनों लिटरली रेलवे ट्रैक की तरह, रेल की पटरी की तरह एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, जरा सा भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं खिसकेंगे या टच होने को आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो गैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टीएफसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड टीएफसी मतलब इन दोनों का गैप हर लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे 0 आउटपुट हो, चाहे 1 आउटपुट हो, 2 हो, हर लेवल ऑफ आउटपुट पर इनका जो गैप है वो गैप सेम है। गॉट इट? तो देखो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, TC and TVC curves are inversely S-shaped because they rise initially at a decreasing rate, then थोड़ा सा constant rate पर, finally increasing rate से बढ़ रहे हैं हम। The reason behind उनकी इस S shape होने के पीछे reason is law of variable proportion। ठीक है, इसके बाद at zero output, zero level of output पर अगर आप देखो कौन सी दो चीजें इक्वल है? TFC और TC दोनों इक्वल है ना, तो at zero level of output TC is equal to TFC बिकॉज कोई वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं इन बिटवीन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर। सो टीसी एंड टीएफसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए थे ना, इधर से स्टार्ट हुए ये भी और ये भी, दोनों 12-12 से स्टार्ट हुए। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 मिनट ये पॉइंट तो कंप्लीट करने दो बेटा। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी, टीसी और टीएफसी का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? टीवीसी ना। और अभी मैं आपको नोट, ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है, इस पॉइंट को, ये इन दोनों का जो गैप है, ध्यान से सुनना बहुत, अभी आपको यहाँ पर कर्व में भी दिखाती हूँ, इन दोनों का गैप, किस किस का गैप की बात कर रहे हैं हम? टीसी और टीएफसी। ठीक है, मतलब ये टीएफसी और टीसी का गैप इनिशियली देखो, ध्यान से देखना, इनिशियली तो इन दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फिर कितना गैप इन दोनों का? इतना, आगे इतना, आगे इतना, आगे इतना, इतना बढ़ता जा रहा है इन दोनों का गैप। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि टीवीसी बढ़ता जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? मतलब इन दोनों का गैप इतू से स्टार्ट हुआ, ऐसे कर करके इतना चौड़ा हो गया। नहीं बेटा, हम वो पहले हमने बात करी थी इन दोनों के गैप की कि वो पैरेलल रहेंगे। इन दोनों का गैप टीएफसी था, टीएफसी थ्रू आउट 12 था, तो इन दोनों का गैप हर जगह पर सेम ही होगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं इन दो कर्व्स की, टीएफसी कर्व की एंड टीवीसी कर्व की। इनका गैप तो देखो ना, इनिशियली बस इतना सा है, और आप अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर देखो तो इन दोनों का गैप तो 0 है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी 0 है, क्योंकि आपका टीसी और टीएफसी का गैप इज टीवीसी, तो ये दोनों आपके, इन दोनों का गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये बात लिख रहे हैं वो लोग यहाँ पर, the vertical distance between TFC and TC curve is equal to TVC. As TVC rises with the increase in output, the distance between TFC and TC curve also goes on increasing. आपने देखा कि ये बढ़ता जा रहा है। इनिशियली ये गैप सिर्फ इतना सा था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, कितना ज्यादा, इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप हो रहा है क्योंकि इन दोनों का गैप बढ़ता जा रहा है। इसके बाद
वो दोनों टीसी और टीवीसी कर्व्स पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है, क्योंकि इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो किसको शो करता है, टीएफसी को शो करता है, और टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये टोटल कॉस्ट का टीएफसी टीवीसी कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, एक सेकंड, ठंड लग रही है ना।